आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। आपको नाम से ही इंडिकेट हो गया होगा, एक्टिन और मायोसिन का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है और हमारे टाइटल में ये दो वर्ड्स जो हैं वो गिवन भी हैं। एक्टिन और मायोसिन जो हैं हमारे पास तो थिन और थिक फिलामेंट्स हैं या बैंड्स हैं जिनकी हमने ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, हमने देखा कि वो किस तरह रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और इसको हमने काफ़ी अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन के थ्रू इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। आज हमने देखना है कि किस तरह इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन होती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम आयन किस तरह से है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है इस चीज़ का भी थोड़ा सा जो है देखा था कि हमारे पास जो थिन फिलामेंट है उसकी चीफ प्रोटीन तो हमारे पास एक्टिन है, लेकिन हमारे पास ट्रोपोनिन भी एक हमारे पास प्रोटीन है जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स है। कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है, जिसमें से एक हमारे पास जो है वो एक्टिन के साथ अटैच होता है, एक हमारा जो है वो ट्रोपोमायोसिन जो एक और प्रोटीन है जो डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिक्स की फॉर्म है, ट्रोपोमायोसिन। और हमारा जो थर्ड होता है ये कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड होता है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है। तो ये हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स कैल्शियम आयन के साथ किस तरह बाइंड होता है और हमारे इस तरह बाइंड होने की वजह से ये जो हमारा जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है जब ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होगा तो इस चीज़ का इफेक्ट ट्रोपोमायोसिन पे कुछ इस तरह होगा कि वो एक्टिन चेन की बाइंडिंग साइट्स इसके साथ जो है मायोसिन के हेड्स ने आके अटैच होकर क्रॉस ब्रिजेस बनाने थे उनको जिस तरह से कवर किया हुआ था, जब ये दोनों आपस में अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन चेन की बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज कर देगा और जिसकी वजह से एक्टिन चेन की बाइंडिंग साइड एक्सपोज होने की वजह से मायोसिन के जो हेड्स हैं वो उसके साथ अटैच होकर क्रॉस ब्रिजेस बना लेंगे और कंट्रैक्शन का फिनोमिना जो है वो अक्कर हो जाएगा। अब हमने देखने के कॉन्ट्रैक्शन अकर होने के लिए जब कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करते हैं तो ये कैल्शियम आयन जो है वो हमारे पास किसके थ्रू आ रहे होते हैं। इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी क्या होता है, आज हमने दरअसल इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट होगा कि मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होती है। इट इज़ इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसा जंक्शन है जो न्यूरॉन्स और मसल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। मींस कि हमें पता है कि हमारे बॉडी का तमाम प्रोसेस, तमाम मूवमेंट्स, तमाम रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन या इंटरेक्शंस जो भी हैं ये इनिशिएट होती हैं बाय एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस, मींस बाय नर्व इम्पल्स। और ये चीज़ भी हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़कर आ चुके हैं कि हमारी मोटर न्यूरॉन ही है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो है साइट्स पर, जिसके ग्लैंड्स या हमारे पास जो है मसल्स, उधर इंफॉर्मेशन पहुंचाती है बाय नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हुए। और इसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल फायर्ड हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। तो जब हमारे पास यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स कि हमारे पास मसल सेल है, उसके पास जो है ये एक साइनेप्स जो है जिसको हमने भी पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया है, साइनेप्स है। और यहाँ पर जो है जब नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के ज़रिए आई तो यहाँ पर जो हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो हमारे पास फ्यूज़ हो गए विद द प्री साइनेप्टिक नर्व और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी सीक्रिएशन की जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं और उन्होंने रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड हो गए। तो इस तरह रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने की वजह से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जो है मैसेज जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो फायर्ड हो जाता है बाय मोटर न्यूरॉन। और एक सिंगल मोटर न्यूरॉन के थ्रू सारे फाइबर जो हैं वो इनरवेटेड हो जाते हैं, यानी कि अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब हमने देखना है कि क्या क्या चेंजेस आती हैं मसल सेल में जब एक एक्शन पोटेंशियल फायर्ड हो जाता है बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन। तो सार्कोलेमा जैसे कि हमें पता है कि मेम्ब्रेन है, जिस तरह हमारे जो डिफरेंट बॉडी सेल्स हैं उनकी एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह हमारे पास मसल सेल की मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहलाती है। वो पेनिट्रेट कर जाती है डीप इनटू द सेल, मसल सेल के जो है वो
अंदर की तरफ जो है इनर साइड में डीप पेनिट्रेशन जो है उससे कॉज हो जाती है और वो क्या बना लेती है एज अ रिजल्ट टी ट्यूब्यूल्स, जिसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। ये हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये कुछ इस तरह की होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक्शन पोटेंशियल फायर्ड हो चुका है तो ये जो सार्कोलेमा है ये पेनिट्रेट कर जाएगा डीप इनटू द सेल और ये हमारे पास हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ये हमारे पास हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स हैं और इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है। उसी तरह सेम दूसरी साइड पर भी, क्योंकि सार्कोलेमा ने कवर किया होता है मसल सेल को कुछ इस तरह। तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर टी ट्यूब्यूल्स बन गई हैं और एक नहीं बहुत ज़्यादा टी ट्यूब्यूल्स बनी हैं इन मायोफाइब्रिल, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मसल सेल में कंपोज होता है। थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स आपस में कलेक्टिवली कहलाती हैं टी सिस्टम, क्योंकि एक नहीं हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ जो हैं वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बन रही हैं। अभी हम सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं, अगर हम इसको सामने से व्यू करें, इसका फ्रंट व्यू देखें तो हमारे पास क्या होगा कि ढेरों जो हैं वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हमें नज़र आएंगी और साथ ही साथ मायोसिन जो है यानी थिक फिलामेंट वो सराउंड हुआ नज़र आएगा बाय 6 थिन फिलामेंट्स, कुछ इस तरह की शेप होगी। लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं तो हमें जितना हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है उतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि टी सिस्टम कहलाती है हमारी थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स कलेक्टिवली। हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट ये है कि टी ट्यूब्यूल जो हैं टर्मिनल पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उस तरह सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम भी होता है, वो हम उसका भी हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो टी ट्यूब्यूल्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो सार्कोप्लाज्म में यानी मसल सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, इसके टर्मिनल पोर्शन जो हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो कि एक रिपीटिंग पैटर्न शो करते हैं कुछ इस तरह। ये कलेक्टिवली ये दोनों टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का टर्मिनल पोर्शन जो रिपीटिंग पैटर्न शो करता है इसको हम कहते हैं ट्राइएड्स। ये आपस में मिलके ट्राइएड्स बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम ट्राइएड्स कहते हैं और ये हमारे पूरे मायोफाइब्रिल के जो है लेंथ के अलोंग जो है रेगुलर इंटरवल्स पर जो है ये बनते रहते हैं, इनको ट्राइएड्स कहते हैं। और हमारा जो नर्व इम्पल्स है जो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आई थी वो टी ट्यूब्यूल से एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक कैरी की जाती है और इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो कैल्शियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम को साइटोसोल में रिलीज़ कर देते हैं। और जब कैल्शियम आयंस जब रिलीज़ हो जाएंगे आगे का हमें प्रोसेस पता है कि उसने जो है वो मायोफिब्रिल में बात हो रही है, तो यहाँ पर जाहिर है हमारे पास थिन और थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे वो थिन फिलामेंट में मौजूद एक थर्ड प्रोटीन ट्रोपोनिन जिसे कहा गया है उसके थर्ड कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड की जाएगी। बाइंड होने की वजह से हमारा ट्रोपोमायोसिन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से, एक्टिन फिलामेंट की जो है एक्सपोज हो जाएगी बाइंडिंग साइट और वहाँ पर जो है क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे मायोसिन यानी थिक फिलामेंट का भी काम हम बता रहे हैं कि वो यहाँ पर इस तरह अटैच हो जाएंगे, उसको फिर कंट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर और इस तरह कॉन्ट्रैक्शन अकर हो जाएगी जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी जिस तरह देखते हैं कि हम जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, तो उसी तरह यहाँ पर भी साइज़ रिड्यूस हो जाएगा जब जी लाइंस आपस में क्लोज हो जाएंगी, आई बैंड क्लोज हो जाएगा और होल एज जोन डिसअपेयर हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे ए बैंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारी चेंजेस हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस की हैं, आज इनको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं और आज का हमारा सिर्फ मकसद इस टॉपिक का ये था कि कैल्शियम आयन हमारे पास कहाँ से आता है और ये सारा प्रोसेस इनिशिएट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात आ जाती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस चीज़ को भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो एक कंटिन्यूस सिस्टम है सार्कोट्यूब्यूल्स का और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या है कि बिल्कुल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह एक रिपीटिंग पैटर्न शो करता है लेकिन इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स इसमें मौजूद नहीं होते हैं और ये एक स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न जो है हाईली स्पेशलाइज्ड वो उसको शो करता है और जो है ये थ्रू आउट द सार्कोप्लाज्म ये प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड हुआ होता है अलॉन्ग द लेंथ इंटायर लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। तो बस इसका ये हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट था। अब हमारे पास बात आ जाती है मसल कंट्रैक्शन की प्रिंसिपल की, एक रिस्पॉन्स की जिसे हम कहते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स।
एक छोटी सी सिंपल सी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, ऑल और नन प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है एक मसल फाइबर की वो बेस्ड कर रही है इस प्रिंसिपल पे ऑल और नन रिस्पॉन्स। यानी कि इस चीज़ का ये मतलब है कि सारे फाइब्रल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, तब ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की जो हमारे पास इंटेंसिटी है या डिग्री है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फाइब्रल्स पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन में। या तो सारे फाइब्रल्स पार्टिसिपेट करेंगे इन कॉन्ट्रैक्शन या तो नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ फाइब्रल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। इस फॉर्मूले को आप माइंड में रखें तो आपको शायद इस प्रिंसिपल की समझ आ जाए कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ फाइब्रल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिना में, उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन अकर होगी। क्योंकि असल में मेन यूनिट हमारे पास फाइब्रल ही है। हमारे पास जो है वो मसल बंडल के थ्रू जो है मसल फाइबर, फिर मसल फाइबर जो है मज़ीद कंपोज्ड है मायोफाइब्रल में, मायोफिब्रल में मज़ीद मौजूद है एक्टिन मायोसिन मींस मायोफिलामेंट्स, जिसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये हमारा पास मेन यूनिट होता है जिसको हम थॉरली और इंटरनली डिस्कस करते हैं। इसमें मौजूद डिफरेंट स्ट्राइएशंस को डिस्कस करते हैं, लाइट और डार्क बैंड को। तो यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिना में और इसके प्रोसेस के लिए। तो जितनी फाइब्रल्स जो है पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन अगर होगी, या तो बिल्कुल नहीं होगी जब कोई फाइब्रल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसे हम ऑल और नन रिस्पॉन्स या ऑल और नन प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने थॉरली दोबारा देखा और साथ ही साथ हमने कुछ रीजंस देखी कि आखिर किस तरह कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन के लिए और उसको किस तरह कंट्रोल करता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। मैंने अपनी तरफ से पूरे इस टॉपिक को थॉरली एक्सप्लेन किया है, कम्प्लीटली एलैबोरेट किया है, लेकिन आप क्वेश्चन अगर हो तो ज़रूर पूछें कमेंट में। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।